हेलो छात्रों, नमस्कार। छात्रों, अपन ने पिछला जो एपिसोड था उसमें यह बताया था कि आज हमारे अध्ययन का जो टॉपिक रहेगा बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज हम अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंतर्गत मान लीजिए कि ये एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। कूलॉम के नियम से अपन ने देखा कि Q1 और Q2 इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहां जो एक समस्या है वो ये है कि किसी निकाय में आवेशों की संख्या 2 से अधिक भी तो हो सकती है। तो ये तीसरा आवेश हमने Q3 भी मान लिया, चौथा Q4 भी मान सकते हैं, पांचवा Q5 भी मान सकते हैं, और इसी क्रम में चले जाएं तो एक Qn भी माना जा सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस पूरे निकाय के कारण किसी एक पर्सनल आवेश पर लगने वाला बल जो होगा तो उसको अपन कौन से सिद्धांत के अनुसार डिफाइन करेंगे। तो उस सिद्धांत का नाम है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि देखिए, दो या दो से अधिक स्थिर आवेशों के कारण किसी अन्य बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। अब यह सिद्धांत क्या है? किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इस परिभाषा को अपन एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब यहां पर अपन विभिन्न आवेश मान लेते हैं कि मान लीजिए ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, ये आवेश Q3 है, और इसी क्रम में मान लीजिए ये आवेश Qn है। मान लीजिए कि मुझे इस पूरे निकाय में Q1 आवेश पर फाइनली कितना बल लग रहा है इसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए, Q1 आवेश पर कौन कौन बल लगाएंगे? Q1 पर Q2 भी बल लगाएगा, Q1 पर Q3 भी बल लगाएगा, Q1 पर Qn भी बल लगाएगा। तो मान लीजिए कि Q2 ने Q1 पर जो बल लगाया उसका मान होगा यहां F किस पर? 1 पर। किसके कारण? 2 के कारण। तो बल रहा F12। इनके बीच की दूरी की अगर बात करूं तो बीच की दूरी की बात जो वैल्यू रहेगी R12। इसी प्रकार पहले आवेश पर यानी Q1 पर Q3 ने जो बल लगाया उस बल की जो डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी। Q1 और Q3 यानी Q3 के कारण और Q1 पर लग रहा है तो इस बल का जो मान होगा प्रतिकर्षण का बल होगा, इसलिए बाहर तीर का निशान लगा रहे हैं, और मान होगा F13, और इनके जो बीच की दूरी है वो रहेगी R13 वेक्टर। और आगे देखें तो एनवा जो आवेश है Qn उसके कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है, देखिए ये डायरेक्शन तो इसकी यही रहेगी, और बल की वैल्यू होगी F1n, और इनके बीच की जो दूरी रहेगी वो R1n वेक्टर। तो ये तो Q1 आवेश पर
विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाले बल की दिशाएं और उनके बीच की दूरी रही। अब इनका जो परिणामी निकालेंगे तो देखो परिभाषा क्या कहती है, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, तो इसमें स्थिर बिंदु आवेश Q1 है, अन्य बिंदु आवेशों के कारण, तो अन्य बिंदु आवेश है Q2, Q3 और Q है, लगने वाला परिणामी बल, तो अब इनका जो मिला जुला रूप होगा वो कहलाएगा परिणामी बल। उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, उस आवेश पर माने Q1 आवेश पर, और अन्य आवेशों माने Q2, Q3, मान लो अपन ने Q4 भी लिया है, Q5 भी लिया है और डॉट 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 Qn लिया है, तो जितने भी है उनके कारण, आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो अब सबसे पहले अपन Q1 आवेश पर लगने वाले विभिन्न बलों की चर्चा करें और विभिन्न बलों की चर्चा करने के बाद फिर इनका सदिश योगफल करें। तो देखिए Q1 आवेश पर जो लगने वाला पहला बल है उसकी वैल्यू है F1 2, पहले पर दूसरे के कारण, तो इसकी वैल्यूएशन रहेगी K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहला आवेश Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 के। ये एक पहला बल रहा जो Q1 पर Q2 ने लगाया। यहां लिख दें Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, अब इसी तरह से Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला बल, तो Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला बल 1 पर 3 के कारण, तो F13 वेक्टर इक्वल टू K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यह पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q3, तो इसलिए इसको लिखा जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर और R13 कैप, और ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। ऐसे ही अगर और आवेश हो Q4, Q5, Q6, तो उन पर लगने वाले बलों की गणना इसी प्रकार से कर लेंगे। तो डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। और अपन ने जो अंतिम आवेश माना है वो Qn माना है, तो Q1 पर Qn आवेश के कारण लगने वाला बल, तो छात्रों आप देख रहे हो 1 पर n के कारण, तो इसे लिखा जाएगा F1n वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश 1 है और दूसरा है n, तो Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1f के, और ये रहा समीकरण नंबर 3। तो ये Q1 पर Q2 के कारण, Q3 के कारण और डॉट 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 Qn के कारण लगने वाले बलों के मान आ चुके।
लेकिन अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, यानी अब इन सबका जो भी परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो अपन को निकालना है। उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो Q1 पर अगर अपन को परिणामी निकालना है तो मान लीजिए 1 पर लग रहा है, इसलिए परिणामी को लिख रहा हूं मैं F1 के द्वारा। तो F1 का जो परिणामी मान होगा, F1 पर लगने वाले बल का परिणामी जो मान होगा, वो इन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होना चाहिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। तो F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, और इसी क्रम में और भी हो तो उनको भी यहां लिख देंगे, और लास्ट है F1n वेक्टर। अब इन सब के अगर मान रखे जाएं तो F1 वेक्टर इक्वल टू, देखिए F12 का मान समीकरण नंबर 1 में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 के प्लस, अब F13 का मान समीकरण नंबर 2 में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप। इसके अलावा और भी आवेश हैं तो उन्हें भी लिख देंगे, और इसी क्रम में डॉट डॉट डॉट, और अंतिम आवेश अपन ने जो माना है वो एनवा माना है, जिसके कारण लगने वाला बल है वो समीकरण नंबर 3 में डिफाइन है। तो उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n के। तो छात्रों देख रहे हो आप, ये इनका परिणामी आ चुका, और जब ये परिणामी आ चुका तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके अलावा और भी अपन कॉमन देखें तो Q1 भी इसमें से कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो होगा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 के प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n के। अब देखो अंदर कोष्टक के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका एक क्रम है, तो इसे अपन सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से F1 का जो अंतिम मान प्राप्त होता है उसे इस प्रकार लिखा जा सकता है कि F1 इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। अब इसे अपन सिग्मा की फॉर्म दे सकते हैं। सिग्मा I बराबर 1 to n Q अपॉन Q, 1 देखो सब में फिक्स है, और यहां लिख लो QI, क्योंकि I की जो वैल्यू है ना वो 2 से स्टार्ट है, तो I बराबर 2 से करिए इसको, फिर I बराबर 2 to n QI अपॉन
1i स्क्वायर आर 1i स्क्वायर। और देखो यहां पे थोड़ी सी एक मिस्टेक ये रह गई है कि यहां R12 कैप नहीं लिख पाए, उसको अब लिख लेते हैं R12 कैप। तो देखो 1 सब में फिक्स है, तो यहां लिखेंगे R1i कैप। तो इस तरह से अपन ने इस पूरे को सिग्मा फॉर्म में लिख दिया, और सिग्मा फॉर्म में लिखने के बाद अपन को जो फाइनली F1 प्राप्त होता है, इसका मतलब है कि प्रथम आवेश Q1 पर समस्त आवेशों के कारण लगने वाला बल का जो परिणामी है वो ये। अब यह प्रश्न ये उठता है कि अपन ने Q1 पर ही क्यों निकाला, Q2 पर भी तो निकाल सकते थे, Q3 पर भी तो निकाल सकते थे, Q4 पर भी तो निकाल सकते थे, Qn पर भी तो निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। तो ये तो केवल जो बल आया है वो Q1 पर लगने वाला बल है। अब एक एग्जांपल के द्वारा आपको Q2 पर लगने वाले बल की चर्चा भी करते हैं। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से ये x अक्ष, ये y अक्ष, और यहां यह आवेश Q1, Q2, चलो ये Q3, और यहां लास्ट Q है, बीच में Q4 Q5 भी चर्चा कर सकते हो आप, लेकिन ये फिर डेरिवेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन 3 ले रहे हैं और लास्ट वाला Qn ले लिया। अब अपन को ये देखना है कि Q2 पर परिणामी क्या रहेगा। तो इसके लिए Q2 पर Q1 भी बल लगाएगा, Q2 पर Q3 भी बल लगाएगा, Q2 पर Qn भी बल लगाएगा। उन सब बलों के अपन मान निकालेंगे इसी प्रकार से, और मान निकालने के बाद उन सब का सदिश योगफल करेंगे, और फिर जो परिणामी बनेगा अपना लास्ट, उसे कहेंगे कि आवेशों के निकाय के कारण Q2 पर लगने वाला कुल बल, और यही होता है अध्यारोपण। तो देखिए Q1 पर Q2 के कारण यहां हमने सभी आवेश सामान्य आवेश से आवेशित माने हैं, तो बल लगेगा प्रतिकर्षण। Q2 पर चर्चा करनी है, तो इनके बीच की दूरी R21 और लगने वाला बल F21। इधर Q3 के कारण Q2 पर, तो पहले इनके बीच की दूरी R23 और बल की ये डायरेक्शन, जिसका मान है F23। इसी प्रकार से nवे आवेश के कारण और Q2 आवेश पर लगने वाला बल, तो पहले इनके बीच की दूरी R2n। अब लगने वाले बल की दिशा, तो दिशा ये रहेगी F2n। अब इनकी अपन अलग अलग गणनाएं करते हैं। तो देखिए छात्रों, ये जो था वो सब F1 पर पूरे निकाय के कारण। अब अपन को निकालना है F2 पर पूरे निकाय के कारण। Q2 आवेश पर सबसे पहले Q1 भी लगाएगा, Q2 आवेश पर प्रतिकर्षण का बल Q3 भी लगाएगा, Q2 आवेश पर Qn आवेश भी प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो अब अपन को लिखना होगा Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल कौन से पर? 2 पर। तो F2
किसके कारण? 1 के कारण। तो F21 वेक्टर इक्वल टू के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमेशा इसलिए ले रहे हैं कि हमने ये सारा का सारा निकाय निर्वात अथवा वायु माध्यम में मान रखा है। अब इसके बाद Q2 पर है Q1 के कारण। इसको चाहो तो आप Q1 Q2 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप, और इस तरह से ये बना समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार इसी Q2 आवेश पर Q3 आवेश के कारण लगने वाला बल तो छात्रों अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसे लिखेंगे 2 पर 3 के कारण, और इसकी वैल्यू जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 स्क्वायर और R23 कैप। ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। यहां बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसको Q2 Q3 लिखिए या Q3 Q2 लिखिए, दोनों का एक ही मतलब है। अब आगे चल के Q2 हो गया, Q2 पर Q3 के कारण। अब Q2 पर अगर अपन ने कोई Q4 आवेश माना है तो उसे भी यहां लिख सकते हैं, Q5 माना है तो उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कम ही आवेश लेकर चल रहा हूं। तो Q2 आवेश पर बीच में चाहो तो डॉट डॉट लगा सकते हो। Q2 आवेश पर Qn आवेश के कारण लगने वाला बल। तो इसे लिखने का जो तरीका होगा F2n वेक्टर दूसरे पर n के कारण इक्वल टू k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Qn अपॉन R2n स्क्वायर और R2n कैप, और ये रहा आपका समीकरण नंबर 3। तो ये तो Q2 पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बल हैं, लेकिन यदि मैं इनका परिणामी निकालना चाहूं तो परिणामी निकालने के लिए क्या करना होगा? किसी स्थिर बिंदु आवेश पर यानी Q2 पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण यानी Q1 Q3 और Qn के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर यानी Q2 पर अन्य प्रत्येक आवेश यानी Q1 Q3 और Qn के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। परिणामी मैं 2 पे निकालना चाह रहा हूं, इसलिए इसे लिखते हैं F2। तो इस F2 वेक्टर की अब वैल्यू क्या होगी? तो परिणामी तो इन सबको जोड़ के ही निकलेगा, सदिश योग। तो F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर प्लस F2 या डॉट डॉट लगा दो, डॉट 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 और प्लस
2n वेक्टर। डॉट 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 का मतलब आप समझ ही गए कि अगर बीच में और कोई आवेश होता है तो उनको भी लिख देंगे। तो F2 वेक्टर इक्वल टू F21 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर R21 के प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 स्क्वायर R23 के प्लस डॉट डॉट डॉट। यह समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखना है, नई चीज नहीं कुछ भी, जैसा पहले किया था वही है। और प्लस F2n का मान जो समीकरण 3 में दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Qn अपॉन R2n स्क्वायर R2n के। तो परिणामी बल तो ये निकल आया, लेकिन इसको एक शॉर्ट फॉर्म देने के लिए या इसके समायोजन के लिए अब इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। तो F2 वेक्टर की जो फाइनली वैल्यू रही, सबसे पहले सब में से कॉमन लीजिए। कॉमन आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए सब में से कॉमन आ रहा है Q2। तो Q2 अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा Q1 अपॉन R21 स्क्वायर R21 के प्लस Q3 अपॉन R23 स्क्वायर R23 के, और प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R2n स्क्वायर R2n के। अब छात्रों जो हमारे पास बचा इसे एक सिग्मा फॉर्म दे दें, तो F2 वेक्टर इक्वल टू, ये तो कॉमन पार्ट बाहर निकल ही आया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, और इसे अपन सिग्मा फॉर्म देते हैं, तो सिग्मा I बराबर, अब I का मान क्या है सब, तो आप देख रहे हो 1 और 1 के बाद 3 और इसमें से 2 है वो कॉमन आ चुका। तो अगर इसको सिग्मा फॉर्म दें तो ये क्रम थोड़ा सा भंग होगा, इसलिए अपन इसे सिग्मा फॉर्म न देकर के अगर यहीं छोड़ देते हैं तो ये भी एक बेटर विकल्प है, कोई खास बात नहीं है। तो इस तरह से अपने पास जो निकल के आया F2 वो एक परिणामी बल की वैल्यू रही, और इसके बाद अगर अपन इसी तरह से Q3 पर निकालना चाहें, Qn पर निकालना चाहें, तो अपन परिणामी किसी पे भी निकाल सकते हैं। अब दो के निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया और बकाया आप चाहो तो उनको निकालते रहना। अब देखिए छात्रों, यहां पर अपन ने जो कुछ भी किया इससे संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं। देखो न्यूमेरिकल ये है, देखिए निम्न चित्र में
प्रदर्शित दो आवेशों और ये दो आवेश आपके Q1 व Q2 के कारण किसी तीसरे आवेश और वो तीसरा आवेश आपका Q3 पर परिणामी बल F का मान ज्ञात कीजिए। और यह चित्र भी आपको एक दिया है, Q1 आवेश और Q2 आवेश और तीसरा आवेश आपका Q3, यानी Q1 और Q2 के कारण आपको तीसरे आवेश Q3 पर लगने वाला परिणामी बल F का मान ज्ञात करना है एवं इसकी दिशा भी ज्ञात कीजिए। दिशा भी चलो निकलवा देते हैं, दिशा भी ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए इसने विभिन्न पॉइंट्स दिए हैं कि पहला केस जब इस थीटा का मान 0 डिग्री हो, दूसरा केस जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, तीसरा केस जब थीटा का मान 180 डिग्री हो। तो छात्रों ये थीटा क्या है, ये भी इन्होंने चित्र में डिफाइन करके बताया है कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, इसे लिखेंगे अपन F31 वेक्टर, और Q2 के कारण Q3 पर लगने वाला बल F32 वेक्टर, और इन दोनों बलों के मध्य का जो कोण है वो लिया इन्होंने थीटा। यह चित्र आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है उसके साथ ही ये चित्र भी दिया हुआ है। और चित्र के लिए चूंकि इसने थीटा दे रखा है तो पहली गणना तो अपन को थीटा पे करनी होगी, और उसके बाद फिर इसने पहला केस डिस्कस करवाया थीटा के बाद जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, दूसरा केस डिस्कस करवाया जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, और तीसरा जो केस डिस्कस करवाया है वो है थीटा का मान 180 डिग्री हो। तो देखें छात्रों, सबसे पहले तो अपन ये करते हैं कि इसका एक चित्र बनाते हैं सदिश निरूपण में। तो सबसे पहले जो बल है F31 और दूसरा जो बल है वो है F32, और इनके मध्य का जो कोण है वो है थीटा। तो ये F31, दूसरा है F32, और इन दोनों बलों के मध्य का एंगल है थीटा। अब इनका परिणामी निकालने के लिए अपन सदिशों की समानांतर चतुर्भुज विधि को काम में लेंगे, और माना इनका जो परिणामी है वो बल है F, और ये जो बल F है ये F31 से अल्फा डिग्री का कोण बनाता है। तो ऐसी स्थिति में अपन को परिणामी F का मान ज्ञात करना है। तो अपन कक्षा 11 में यह बात अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि यदि दो बल
F1 और F2 है और उनका परिणामी F है, तो परिणामी बल F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 के बराबर होता है कॉस थीटा। 2 F1 F2 कॉस थीटा के बराबर होता है। और दूसरी ओर देखें कि इसका जो एंगल है, क्योंकि इसकी दिशा की बात करवाई है ना इसने, तो दिशा के लिए जो सूत्र है दिशा के लिए tan अल्फा बराबर F2 साइन थीटा बटे F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो F का मान ज्ञात कीजिए एवं इसकी दिशा बताइए। इस प्रश्न का आंसर तो ये है, बस इनके मान रखने अपन को। जैसे इस प्रश्न के अनुसार परिणामी का जो मान होगा F का मान वो होगा अंडर रूट F1 की जगह हमारा F31 वेक्टर है, तो F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 कॉस थीटा। सूत्र में मान रखा है और कोई नया काम नहीं किया है, क्योंकि एंगल थीटा है। और यहां देखें तो F2 को अपन ने मान रखा है F32 यानी दूसरा वाला बल, तो इस की जो दिशा होगी tan अल्फा बराबर वो होगी F32 साइन थीटा अपॉन F1 का मान F31 प्लस F2 का मान F32 कॉस थीटा। ये इतने प्रश्न का उत्तर हो चुका कि F का मान ज्ञात कीजिए एवं उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर tan इनवर्स F32 साइन थीटा अपॉन F31 प्लस F32 कॉस थीटा। लेकिन इन्होंने जो अगला प्रश्न दिया है वो है थीटा बराबर 0 डिग्री। तो देखिए छात्रों, परिणामी जो बल F है इसमें जितने भी थीटा आए हैं उन थीटा की जगह अपन 0 लिख दें तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और दिशा की अगर बात करें तो जितने भी थीटा आए हैं उनकी जगह 0 लिख दें तो वो हमारा दिशा का आंसर हो जाएगा। तो अब डिस्कस करते हैं इसका पहला केस। तो इस पहले केस में थीटा का मान कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। तो परिणामी F का मान क्या रहा? परिणामी बल F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर यानी F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहा मैं, केवल ये कर रहा हूं कि इसमें जो थीटा का मान है उसकी जगह 0 रख रहा हूं बस, प्लस 2 F31 F32 cos 0। छात्रों आप अच्छी तरह से जानते हो कि cos 0 का मान 1, तो इसलिए अंडर रूट F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 और cos 0 का मान 1। अब ये जो पूरी की पूरी संख्या है
ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप से है f31 स्क्वायर प्लस f32 स्क्वायर प्लस 2 f31 f32, यानी इट मीन्स इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट f31 स्क्वायर प्लस f32 होल स्क्वायर होगा का होल स्क्वायर। अब किसी भी संख्या पे वर्ग और वर्गमूल अगर दोनों ही आ जाते हैं तो इसका मतलब संख्या क्या रह जाएगी, f31 प्लस f32। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो सीधी बात है कि ये जो दो फॉर्मूला निकल के आए हैं इनकी जगह आप थीटा का मान 90 रखिए। तो मैं केस नंबर सेकंड यहां डिस्कस कर रहा हूं। केस नंबर सेकंड, इसमें परिणामी बल थीटा का मान 90 डिग्री है उस स्थिति के लिए ये, तो परिणामी बल F का जो मान आएगा क्या होगा छात्रों, रखें वहां मान, तो अंडर रूट f31 स्क्वायर प्लस f32 स्क्वायर प्लस 2 f31 f32 और cos कंडीशन ही दे रखी है 90, तो cos 90 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो जब 0 है तो फिर ये पोर्शन 0 का मल्टीपल होकर के और 0 ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया f इक्वल टू अंडर रूट f31 स्क्वायर प्लस f32 स्क्वायर। अब बात आती है दूसरी कि इसका जो कोण होगा परिणामी की दिशा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो परिणामी की दिशा एल्फा बराबर tan इनवर्स f32 साइन, बस थीटा की जगह मान रखना है और थीटा का मान है 90 डिग्री, तो साइन 90 अपॉन f31 प्लस f32 cos 90। छात्रों आप अच्छी तरह से जानते हो कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो 0 होती है इसका मतलब ये पोर्शन पूरा 0 हो चुका। तो एल्फा का जो मान निकल के आया वो आया tan इनवर्स f32 साइन 90 का मान 1 अपॉन f31। तो इस प्रकार ये इस दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया कि जहां थीटा का मान 90 डिग्री चाहता है। अब इसके बाद आता है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में थीटा का मान 180 डिग्री है, तो चलो इसको यहां डिफाइन कर लेते हैं, मिटा दें। तो केस नंबर थर्ड, जब थीटा बराबर 180 डिग्री, तो बिल्कुल उसी तरह परिणामी बल F बराबर अंडर रूट,
अब इतना समझ में आ गया कि हमें तो इसमें मान रखना है, बस थीटा का मान चेंज करना है, बाकायदा सब कहानी कोई पुरानी चल रही है। तो F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 cos 180। और छात्रों आप अच्छी तरह से जानते हो कि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो F बराबर √F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2 F32 है ये F32 और मल्टीप्लाइड बाई cos 180 मीन्स -1। तो ये पूरी संख्या बनती है आपकी √F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर -2 F31 F32, यानी √F31 माइनस F32 का होल स्क्वायर। वर्ग भी लगा हुआ है, वर्गमूल भी लगा हुआ है, तो इससे फाइनली आप लिख सकते हो F31 माइनस F32। तो छात्रों ये तो रहा तुम्हारा परिणामी। अब बात आती है परिणामी की दिशा की। तो परिणामी की दिशा एल्फा बराबर जो सूत्र है F32 tan एल्फा है, F32 साइन और थीटा का मान 180 अपॉन F31 प्लस F32 cos 180। छात्रों ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि साइन में 180 की जो वैल्यू है वो 0 है, और जब 180 की वैल्यू 0 है तो फिर तो ये पूरी की पूरी संख्या कितनी हो जाती है 0। तो इसलिए अब कलाकोण की जो वैल्यू आई, कलाकोण नहीं कहेंगे इसको दिशा कहेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आई कि tan एल्फा इक्वल टू 0। अब 0 जो मान होता है वो tan 0 का ही होता है, तो tan एल्फा इक्वल टू tan 0। तो एल्फा का फाइनली जो मान आया वो आया 0। तो छात्रों इस तरह से अपन ने आज अध्यारोपण के सिद्धांत को अच्छी प्रकार से समझा। अगर आपको यह लगता है कि नहीं साहब इस क्लास में हमें बहुत कुछ मिल रहा है और ऐसा मिल रहा है कि जैसा क्लास में कहीं ऑफलाइन में मिला करता था वैसा हमें मिल रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में वीडियो को बार बार देखिए। समझ में नहीं आता है वहां पॉज करके और उसको बैक करके दोबारा देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार तब तक देखिए जब तक आपकी समझ में नहीं आता है। हाँ, जो हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके सामने एक नई समस्या आ सकती है कि साहब पीछे का जो मैटर है वो निकल चुका, तो आप उसके लिए हमारे चैनल पे हमने पाठ के शुरुआत से ही वीडियो डालना स्टार्ट किया है और चैनल का नाम है PHYSICS फिजिक्स PING फिजिक्स पिंग। इस चैनल पर आपको बिल्कुल एपिसोड नंबर 1 से लेकर के और आज तक सारे एपिसोड मिल जाएंगे। आप यहां से सीधा स्टार्ट करते तो हो सकता है समझ में नहीं आए, तो आप ऐसी स्थिति में
वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट करिए और जब देखते देखते समझते समझते यहां आ जाएं तो अब अपनी पढ़ाई को आप विधिवत चालू रखिए। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 4-5 दिन पहले से ये वीडियो डालना स्टार्ट किया है अपन ने, और मुझे नहीं लगता कि अब आगे चल करके और स्कूल जल्दी खुलेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता, और इसीलिए अपन ने ये वीडियो स्टार्ट किए हैं। तो छात्रों, जहां समझ में नहीं आता है पॉज करो, बैक करो, और दूसरी बात यह है कि वीडियो जब भी देखें तो आप लीड लगा के सुनिए, उससे एकाग्रता रहेगी तो समझ में आएगा, और जहां एकाग्रता नहीं रहेगी, घर का डिस्टरबेंस रहेगा, वहां वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। फिजिक्स तो वैसे भी कठिन विषय है। धन्यवाद।